आज अगर मुल्की सियासत पे बात करते हैं तो यहाँ पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। उन्होंने ओहदा संभालते ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ करते हुए इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया है। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह भी होंगे। साथ ही उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग भी बुला ली है और केसेस की बराह रास्त नशरियात के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए लाइव स्ट्रीमिंग की सहूलत सुप्रीम कोर्ट के तमाम कमरों में फराहम करने का फैसला किया है। इसके साथ साथ ही हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम लाने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर है राना सनाउल्लाह साहब, वो कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की भी बात होगी। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम के आज मेरे अहम मेहमानों में, मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में शुएब शाहीन साहब तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ ही देर में बैरिस्टर अकील साहब हुकूमती तर्जुमान हैं बराए कानूनी उमूर, वो भी मुझे ज्वाइन कर लेंगे। आपकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुएब साहब, सबसे पहले तो सर आज ओहदा संभाला है जस्टिस याहिया अफरीदी ने और जो सारी चीज़ें हुई हैं, प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, इसकी तश्कील नौ, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाना, फिर उसके साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग की सहूलत तमाम बेंचेस में फराहम करने का ऐलान, वो फैसला कैसे देखते हैं इसको? और सबसे बढ़कर सर जो अदलिया में तकसीम की बात होती है वो आपको ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए किरण, पहली बात तो ये है कि ये अच्छे इक़दाम है, हम इसको बहुत अच्छी कदर की निगाह से देखते हैं, अप्रिशिएटेड है और इसमें कोई शक नहीं है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बड़े ऑनरेबल, बड़े इंडिपेंडेंट और बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं। लेकिन हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है, हम ये कहते हैं कि देखें इन्होंने भी चीफ जस्टिस बनना है, बनना था, मगर अपनी टर्न नहीं, अब तो बन गए ना, लेकिन अपनी टर्न पे ये जो 26वीं आईनी तरमीम का ये शख्साना है ना कि जिसने तकसीम पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो एक इंडिपेंडेंट जज के तौर पर अपने आप को उन्होंने मनवाया है। ये एक पॉजिटिव स्टेप है, बाकी तो इंसान का किरदार साबित करता है ना जी। हमारा जो एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बने जो सीनियर मोस्ट जज हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी कोई एतराज़ नहीं है सिवाय इस बात के कि उन्होंने एक फैसला दे दिया। क्या फैसले की बुनियाद पर एक सीनियर मोस्ट जज को आप आउस्ट कर देंगे? दूसरा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब तीसरे नंबर पे फिर इनका आएगा। इन्होंने 2030 या 31 में रिटायर होना है, तो अब एक शख्स ने रिटायरमेंट की एक एज उसके पास है, हमने इस आउट ऑफ टर्न एलिवेशन की मुखालफत करते हैं। हम ये समझते हैं कि इस तरह पैदा होगी, इस तरह जो जूनियर मोस्ट लोग होंगे वो हुकूमत की निगाह की तरफ देखेंगे, इंडिपेंडेंटली फैसले मुतासर होंगे, वो ये सोचेंगे कि अगर हमने कोई मुश्किल फैसला कर दिया या कोई ऐसा फैसला कर दिया कि जिसके ज़रिए हुकूमत नाराज़ हो जाए तो वो पार्लिमानी कमेटी में उठा करके हमें आउस्ट कर देगी। तो इस तरह के फैसलों को बुनियाद बनाकर ये आज़ाद अदलिया पे ऊपर हमला है। अब सर क्योंकि पीर को फुल कोर्ट मीटिंग होने जा रही है, अस्सलाम वालेकुम, अकील साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। अब सर यकीनी तौर पर ये जो फुल कोर्ट मीटिंग होगी ये इंतज़ामी उमूर पर होगी, इंतज़ामी मामलात पर होगी। आप चूँकि वकील भी हैं, इन मामलात को करीब से जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो क्या बड़े फैसले हो सकते हैं और क्या ऑर्डिनेंस के हवाले से भी कोई चीज़ आ सकती है हमारे सामने? देखिए बिल्कुल आ सकती है। एक बात तो यह है कि ऑर्डिनेंस और एक्ट का इतलाक करते हुए उन्होंने कमेटी भी रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी। अगर तो फर्ज करो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को देखा जाए जिसको पूरी फुल कोर्ट उसको कंफर्म कर चुकी है, उसके मुताबिक ऑर्डिनेंस के ऊपर 2 सवाल मेनली उठाए थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की खिलाफ वर्जी है, और दूसरी उन्होंने फिर इसके ऊपर ये रखा था कि या तो आप फुल कोर्ट मीटिंग रख लें ताकि उसके ऊपर फैसला हो जाए, या इसको फुल कोर्ट हेयरिंग में रख दें ताकि इसका नतीजा सामने आ जाए। लेकिन उन्होंने ये दोनों काम नहीं किए, बल्कि अभी ऑर्डिनेंस साइन नहीं हुआ था उससे पहले उन्होंने कमेटी भी बिठा दी, चेंज भी कर दिया, बंदा भी अपनी मर्जी का ले आए, और उसके बाद आर्टिकल 63A का जिस तरह इंटरप्रेशन कर दी और जिस तरह बाकी काम किए उन्होंने 1 महीने में, तो उन्होंने एक तकसीम पैदा कर दी, तफरीक पैदा कर दी, सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड कर दिया। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जिस तरह वो ख़त लिखा है आखिरी कल, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि काजी फाइसा को एक अच्छे जज के तौर पर कोई भी शख्स हो वो उसको कभी नहीं याद करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इबरत का मकाम है कि आप बतौर जस्टिस हूँ तो आपकी इज्जत ज्यादा हो, बतौर चीफ जस्टिस आप रिटायर हो रहे हूँ तो आपके अपने जज आपके ऊपर सरेआम आपको अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी कम करने का इल्जाम लगाएं, तो ये काबिल अफसोस बात है। बैरिस्टर अकील साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर, चीफ जस्टिस ने ओहदा संभाला और आते ही जो पहला काम है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी
की तश्कील 9 करके किया है। जस्टिस मुनीब साहब की वापसी हुई है, कमेटी का हिस्सा उन्हें बना दिया गया। वैसे तो ये ऑब्वियसली ये चीफ जस्टिस साहब का इस्तेहकाक है, लेकिन हुकूमत जो ऑर्डिनेंस लाई थी उसकी बुनियादी वजह जस्टिस मुनीब की रिप्लेसमेंट नहीं थी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहली बात है, बिल्कुल ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है और वो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट या उसके साथ फिर ऑर्डिनेंस उसको देखते हुए, उसका इतलाक़ करते हुए वो किसी भी मेंबर को ऑप्ट कर सकते थे। उन्होंने चूज़ किया सीनियर मोस्ट, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई उसमें कतगन नहीं। जहाँ पे जो बात आपने की कि उस वक़्त आपने देखा था कि जो रीज़न्स सामने आई थी एक ख़त के थ्रू, और क्योंकि इज़्ज़त माब जज साहब जो हैं वो उनके ऊपर वो ज़्यादातर उनका जो भी डिमीनर बयान किया गया विद इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स के हवाले से, तो वो उस हवाले से था। अब हर जो चीफ जस्टिस आता है उसकी अपनी एक पॉलिसी होती है, उसके अपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं। यहाँ पे फुल कोर्ट तो देखें वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को करेंगे, बिल्कुल बजा फरमाया। फुल कोर्ट का कतन ये मतलब नहीं है कि कोई सनसनी फैलने वाली है, वो एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव उनके मामलात हैं, वो उस हवाले से वो देखें, कोई सनसनी कतन नहीं है। मेरे ख्याल से इस चीज़ को ओवरली जो है हाइप्ड ना किया जाए। उन्होंने वो, और ये रूटीन में होता है कि जो नया चीफ जस्टिस आता है वो फुल कोर्ट मीटिंग अपनी बुलाती है, और वो उसमें ये नहीं है कि अदालत में वो को बैठेंगे, उनकी अपनी एक मीटिंग है। और सर ये जो चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग मंडे को तलब की है, ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस मंसूर साहब ने मुतालबा किया था और इसी वजह से वो इजलास में भी शरीक नहीं हुए थे, तो ऑर्डिनेंस का मुस्तकबिल क्या लगता है? देखिए अभी तो मेरे ख्याल से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शायद उम्रे पे हैं, और वो जब तक उनकी वापसी नहीं होती अगेन ये कमेटी इनकम्प्लीट होगी, इसकी कंप्लीशन तो होगी नहीं। अगर वो वापस आ गए तो फिर डेफिनेटली कमेटी है। और इस कमेटी का मैं आपको ये बता दूं कि 191A के बाद जो 26वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 191A है, उसमें बताया गया है कि बेंचेस होंगे और बेंचेस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब तक ये कमेटी जो है, अब वो जाहिर बात है इस कमेटी ने सिविल मैटर्स हैं, क्रिमिनल मैटर्स हैं, जो अपीलें हैं, टैक्स के मैटर्स हैं, दीगर कोई ऐसे फैमिली केसेस हैं, वो तमाम तर चीज़ें हैं जो जिनसे आइनी केस या आइन के किसी आर्टिकल के साथ उसकी तशरीह या उसकी कोई वायलेशन या सो एंड सो फोर्थ, तो वो तब तक टेक अप नहीं हो सकते जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाते। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इसमें दोबारा तरमीम की बातें हो रही हैं, जरा वो भी क्लियर कर दीजिएगा। मैं आपको देखें बिल्कुल मैं इसमें आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है या ऑर्डिनेंस, अब उसमें ऑर्डिनेंस को पेश करके उस एक्ट में भी एक तरमीम आनी है। जब भी कभी लेजिस्लेशन होती है या आईनी तरमीम होती है, उसके साथ उसकी सबऑर्डिनेट या सपोर्टिव लेजिस्लेशन जो है उसमें तरमीम होनी होती है, क्योंकि जब आपके थोड़ा सा एक सिस्टम में चेंज आता है या आप कोई ऐसी चेंज इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसके ऊपर तो जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन में आएगी कोई ना कोई ऐसा इफेक्ट, तो उसमें फिर चेंज आना जरूरी होता है। इसमें यहाँ पे क्या जरूरी है? यहाँ पे 184(3) के हवाले से जो है वो इसमें चेंज आना है। अब वो या तो कम्प्लीटली एंड एंटायरली वो ओमिट होगा, क्योंकि एक्सक्लूजन है। अब 191A के बाद थोड़ा सा मैं इसको आसान कर दूं, क्योंकि टेक्निकल ये बात है कि जब आर्टिकल 191A इंसर्ट हुआ 26वीं आईनी तरमीम के बाद, वो ये कहता है कि अब बेंचेस बनेंगे, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही वो बेंचेस बनाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जितने नंबर ऑफ जजेस या जितने बेंचेस वो बनाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट या ऑर्डिनेंस, अब वो एक्ट 2023 वाला जो है उसमें तरमीम आएगी, तो वो सेक्शन 184(3) के हवाले से वो ओमिट होगा, और उसमें या अगर वो ओमिट उसको ना करें तो उस हवाले से कोई ना कोई अमेंडमेंट आएगी। खत्म करना चाहते हैं जी, और देखिए उस कमेटी का ये पार्लियामेंट को चले जाएगी पावर, ये कमेटी खत्म हो जाएगी। देखिए ये कमेटी एग्जिस्ट करेगी, ये कमेटी अपने जो दीगर मामलात हैं उन पे करेगी, क्योंकि यहाँ पे तो आइन में आप देखें ना एक चेंज आ गया है, रिफ्लेक्ट हो रही है वो अमेंडमेंट के थ्रू। अब ये काम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कौन करेगा? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, जिसमें टॉप जो है वो 5 आपके चीफ जस्टिस हैं। अभी भी तो यही है ना? अभी तो यही है ना? जी अभी भी यही है, अभी भी यही है। इसके साथ फिर दीगर जो है वो कमेटी के मेंबरान है। लेकिन आईनी बेंचेस की तश्कील
या नॉर्मल तमाम केसेस के जो बेंचेस होते हैं उसकी तश्कील? देखिए, आईनी बेंचेस की तश्कील जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। नॉर्मल बेंचेस की जो तश्कील है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के थ्रू उसमें जो अमेंडमेंट आएगी वो चीफ जस्टिस खुद ही करेंगे, और यही कमेटी जो है इसी कमेटी के स्टाइल में वो उनकी तश्कील होगी दीगर केसेस की। तो अभी तो ये रूल है, ये जिस फॉर्म में बनी हुई है ये कमेटी वो तबदील हो सकती है तरमीम के बाद, जो नई तरमीम लेकर आ रहे हैं आप लोग। ये डिस्क्रेशन है जो कमेटी के चेयर हैं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके ऊपर है कि वो एक तो खुद और उसके साथ जो है वो सीनियर प्यूनी जज और उसके साथ जो आगे कोई किसी एक मेंबर को वो ऑप्ट कर सकते हैं। एक जज अपनी मर्जी से ले आए और एक जो सीनियर मोस्ट जज हो, ऐसे ही रहेगा? तरमीम में भी ऐसे ही रहेगा? जी, तरमीम में शायद उसकी कोई नोक पलक देखी जाए, लेकिन आई थिंक अब क्योंकि ये हो गया है थ्रू अमेंडमेंट, क्या नोक पलक क्या देखी जाए कि क्या है, बिजली का अंदाज दो, मैं चाहते क्या हो भाई।